हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का लीगल गाइडेंस लॉ क्लासेस में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मेरी पिछली वीडियो में इंडियन एविडेंस एक्ट के इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था, जिसमें सेक्शन 1 के बारे में बताया गया था। अब हम इसके आगे इंटरप्रिटेशन क्लॉज के बारे में पढ़ेंगे। इंटरप्रिटेशन क्लॉज, जिसे हिंदी में निर्वचन खंड भी कहते हैं। इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 में दिया हुआ है। इसके अंतर्गत 19 परिभाषाएं आती हैं। न्यायालय की परिभाषा में बताया गया है कि न्यायालय के अंतर्गत क्या क्या आता है और क्या क्या नहीं आता है। तो न्यायालय के पद के अंतर्गत न्यायाधीश आते हैं, मजिस्ट्रेट आते हैं और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति आते हैं। और जो न्यायालय के अंतर्गत नहीं आते हैं वो मध्यस्थ हैं। न्यायालय के अंतर्गत 3 व्यक्ति आते हैं, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, और इसके अंतर्गत मध्यस्थ नहीं आते हैं। इसके अलावा निम्नलिखित को न्यायालय माना। पहला तो सीपीसी के आदेश 26 के नियम 17 के 1 के अधीन आयुक्तों को, और सीआरपीसी की धारा 284 से 289 के अधीन के आयुक्तों को, इन लोगों को भी न्यायालय माना है। आईपीसी के अंतर्गत न्यायालय की परिभाषा धारा 20 में दी हुई है। निर्वचन खंड की जो दूसरी परिभाषा है वो बात करती है तथ्य के बारे में। अब तथ्य क्या है तो सभी लोग बेरक से भी पढ़ लेंगे। तो तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आते हैं ऐसी कोई वस्तु, वस्तुओं की अवस्था या वस्तुओं का संबंध जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो। तो इन्होंने क्या कहा कि तथ्य को इन्होंने 2 भागों में बांट दिया है। पहला तो इन्होंने बताया है भौतिक तथ्य, जो मतलब इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, जिसके अंतर्गत कोई भी वस्तु आ सकती है, कोई भी वस्तुओं की अवस्था हो सकती है, या भी कोई भी वस्तुओं का संबंध आ सकता है। दूसरा तथ्य इन्होंने बताया है मानसिक तथ्य। मानसिक तथ्य का अर्थ है कोई मानसिक दशा जिसका भान किसी व्यक्ति को हो, मतलब उसे अपनी दशा के बारे में पता हो, मतलब वो जागरूक होना चाहिए अपनी दशा के बारे में। ऐसा नहीं है कि मतलब वो विकृत चित्त हो या फिर पागल है तो फिर वो जानता ही नहीं है कि वो क्या क्राइम कर रहा है। तो मानसिक दशा के बारे में उस व्यक्ति को जानकारी होनी चाहिए। तो जैसे कि भौतिक तथ्यों में मैंने बताया कि जो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य हो, तो इंद्रियों द्वारा बोधगम्य मतलब हम जिसको आंखों से देख सकते हैं, कानों से सुन सकते हैं, हाथों से महसूस कर सकते हैं। जैसे कि एक उदाहरण के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि ए ने बी की हत्या होते देखी, तो ये तथ्य में आ जाएगा कि एक तथ्य है। और ए ने कोई धमाका होते सुना, तो ये भी एक तरह से तथ्य में आ जाएगा। और मानसिक दशा के बारे में, जैसे कि ए ने बी को कहा कि सी व्यक्ति चोर है, तो वो एक मतलब मानसिक धारणा है उसके बारे में कि वो कह रहा है सी से कि बी व्यक्ति चोर है, इस पर विश्वास नहीं करना। तो ये तथ्य को 2 भागों में बेंथम ने वर्गीकृत किया है। बेंथम ने इन्हें 2 भागों में बांटा है, भौतिक तथ्य और मानसिक तथ्य में। इससे रिलेटेड एक केस है मोहम्मद इनायतुल्लाह बनाम महाराष्ट्र राज्य, AIR 1976 का मामला है। इस मामले में ये कहा गया था कि मात्र भौतिक तथ्य या तात्विक तथ्य तक ही मतलब तथ्यों का पता नहीं लगाया जा सकता, बल्कि उसमें मानसिक तथ्य भी शामिल होते हैं। निर्वचन खंड की तीसरी परिभाषा जो है वो विवादक तथ्य के बारे में बात करती है। तो विवादक तथ्य क्या है? तो जैसे कि बेरक्ट के निर्वचन खंड में लिखा हुआ है कि विवादक तथ्य से अभिप्रेत है और उसके अंतर्गत आता है ऐसा कोई भी तथ्य जिस अकेले से या अन्य तथ्यों के संसर्ग में किसी ऐसे अधिकार, दायित्व या निर्योग्यता का जिसका किसी वाद या कार्यवाही में प्रख्यान या प्रत्याख्यान किया गया है, अस्तित्व, अनास्तित्व, प्रकृति या विस्तार की उत्पत्ति अश्वमेव होती है। तो इन्होंने विवादक तथ्य के बारे में ये बताया है कि विवादक तथ्य तभी माना जाता है जब उस तथ्य के बारे में जो है दोनों पक्षकारों में मतभेद हो, मतलब एक उसके अस्तित्व की बात कर रहा है और दूसरा उसके अनास्तित्व की बात कर रहा है, कि मतलब उसको डिनाई कर रहा है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी बताया है कि वो तथ्य इतना महत्व रखता हो कि उसे पक्षकारों के दायित्व तथा अधिकार निर्भर कर रहे हों। मतलब
वो जो है फैक्ट इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए कि उसी पे जो पक्षकार हैं उनके दायित्व और अधिकार उसी पे डिपेंड हैं। तब हम क्या कर सकते हैं कि वो तथ्य कहाँ तक फैला हुआ है, उसकी प्रकृति या विस्तार, जिस सीमा तक भी वो फैला है वो वहाँ तक हम उसके बारे में साक्ष्य दे सकते हैं, वो है विवादक तथ्य। और उसके हम किस चीज़ का साक्ष्य दे सकते हैं, उसके अस्तित्व का साक्ष्य दे सकते हैं और उसके अनास्तित्व का भी साक्ष्य दे सकते हैं। मतलब कि एक पार्टी ये कहती है कि ये चीज़ मौजूद है और दूसरी ये कह रही है कि ये चीज़ मौजूद नहीं है। अब हम जानेंगे सुसंगत तथ्य के बारे में। तो सुसंगत तथ्य में कहा गया है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से सुसंगत कहा जाता है, जबकि तथ्यों की सुसंगति से संबंधित इस अधिनियम के उपबंधों में निर्दिष्ट प्रकारों में से किसी एक प्रकार से वह एक दूसरे से संसक्त हो। इन्होंने ये कह दिया कि जब दो तथ्य आपस में जुड़े हैं और उनके रेलिवेंसी को हम दिखा सकते हैं कि इनका साक्ष्य दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है, तो वही फैक्ट जो होते हैं वो सुसंगत तथ्य कहलाते हैं। इसका अर्थ है दो तथ्यों को आपस में जोड़ना, मतलब जिनके जुड़ने से क्या होता है, घटना के वर्तमान, भूत या भविष्य की स्थिति के बारे में हम अनुमान लगा लेते हैं कि घटना कैसे घटित हुई थी। जैसे हम एक की सुसंगत तथ्य को हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं कि ए ने बी की मार मार के हत्या कर दी, और जो ए और बी के पास खड़े कुछ लोग थे वो पिटाई के समय वहीं पे मौजूद थे। तो उस बीच में जो भी चीज़ें बातें कही गई वो एक ही समव्यवहार का भाग आ जाएंगी और उनको रेलिवेंट फैक्ट जो है कोर्ट के द्वारा कंसीडर कर लिया जाएगा। का लैटिन सूत्र है कि विधि में दूरस्थ नहीं निकटतम कारण को ही मान्यता दी गई है। तो जो विधि में है वो सुसंगतता के अंतर्गत विधि में दूर के कारण को अपराध नहीं माना जाता है, बल्कि पास के कारण को ही अपराध माना जाता है। जैसे एक बच्चा है, उसने एक पटाखा जलाया और वो जाके एक व्यक्ति की दुकान में जाके गिरा और वहाँ पे धमाका होने से हॉस्पिटल के कांच का शीशा फूट गया और उसकी वजह से एक नर्स के हाथ से एक बच्चा गिर जाता है। तो ये यहाँ पे उस बच्चे को इस जगह पे दोषी नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि ये बहुत दूरस्थ का कारण हो गया। सुसंगत तथ्य दो प्रकार के होते हैं, एक तो विधिक रूप से सुसंगत और दूसरे तार्किक रूप से सुसंगत। सुसंगत तथ्य विवादक तथ्य को साबित करने का एक साधन होते हैं और ये धारा 6 से 55 तक दिए गए हैं। सुसंगत तथ्य एक साक्ष्य के रूप में पेश किए जाते हैं जो विवादक तथ्य को साबित करने का ही एक तरह का साधन होते हैं। अब हम जानेंगे कि सुसंगत तथ्यों के वर्गीकरण के बारे में, कि सुसंगत तथ्यों का वर्गीकरण क्या है, मतलब वो सुसंगत तथ्य कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं। तो जैसा मैंने अभी बताया कि वो 6 से 55 तक दिए गए हैं। तो वे तथ्य जो विवादक तथ्य से इस प्रकार संबंधित हों कि मानो वो एक ही समव्यवहार का भाग बन जाते हैं। तो ये धारा 6 से 16 तक में बताया गया है, जिसमें धारा 6 में एक ही समव्यवहार के भाग के बारे में बात की गई है कि अगर किसी ने किसी को मारा और पास खड़े लोगों ने सुन लिया तो ये सब चीज़ें रेलिवेंट हो जाएंगी। और जैसे कि 7 में, धारा 7 में, धारा 8 में विवादक तथ्यों के बारे में कथन, स्वीकृतियाँ और संस्वीकृतियाँ जो धारा 17 से 31 तक दी गई हैं। तो कौन सी स्वीकृति असंगत होगी, ये चीज़ें 17 से 31 तक के बारे में बताई गई हैं, जिसमें से धारा 25 जो बताती है वो ये बताती है कि पुलिस के समक्ष अगर कोई भी स्वीकृति की जाती है तो वो मान्य नहीं ठहराई जाती। जबकि धारा 26 में ये बताया गया है कि अगर मजिस्ट्रेट की साक्षात उपस्थिति है तो वो मान्य करार कर ली जाती है। तीसरा पॉइंट बात करता है विवादक तथ्यों के बारे में उन व्यक्तियों के कथन जिनको गवाह या साक्षी के रूप में बुलाया जाना संभव नहीं है। तो इसमें 2 सेक्शंस आते हैं, पहला 32 और दूसरा 33। पहले 32 में डाइंग डिक्लेरेशन की बात की गई है, अर्थात मृत्युकालिक कथन के बारे में। चौथा पॉइंट बात करता है विवादक तथ्यों के बारे में विशेष परिस्थितियों में किए गए कथन। तो जो भी विशेष परिस्थितियों में कथन किए जाते हैं वो धारा 34 से 39 में दिए गए हैं, तो वो भी एक तरह से रेलिवेंट माने जाएंगे। पांचवा आता है विवादक तथ्यों के बारे में दूसरे मामलों में दिए गए निर्णय, जो धारा 40 से 44 तक बताते हैं। अब आ जाता है विवादक तथ्यों की राय। तो धारा 45 से 51 तक जो है वो विशेषज्ञों की राय के बारे में बताता है कि किस विशेषज्ञ की राय रेलिवेंट होगी और
किस विशेषज्ञ की राय रेलिवेंट नहीं होगी और किन चीज़ों का साक्ष्य दिया जा सकता है। वादग्रस्त पक्षकारों की शील व ख्याति का साक्ष्य। तो 52 से 55 तक में बताया गया है कि वादग्रस्त पक्षकार जो भी हैं उनके शील या ख्याति का साक्ष्य दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता है। हमारा चैनल पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। आने वाली वीडियोस की अपडेट लेने के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।